हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एनसीईआरटी की जीके जीएस व्याख्या सीरीज में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए साइंस पढ़ रहे हैं। इसमें इंक्लूड किया जाएगा सभी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही बीपीएससी के विभिन्न एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है और मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, हर एक चैप्टर से लाइन बाय लाइन जितने भी कंटेंट बनेंगे टीआरई 4 एग्जाम के लिए या तो अन्य किसी वनडे एग्जाम के लिए, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करेंगे। साथ ही इसमें पीवाईक्यूज भी रहेगा। इस सीरीज का ये क्लास होने वाला है 9 और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2। और ये क्लास जो होने वाली है प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी और जूनियर में 6 to 8 सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने इस सीरीज को शुरू से लास्ट तक देख लिया तो आप लोगों का जो जीएस सेक्शन में 8 नंबर का साइंस आता है फुल में फुल मार्क बना ले जाओगे, क्योंकि बीपीएससी जो है जीएस वाला जो 8 नंबर का साइंस पूछता है लगभग 95% डिपेंड करता है एनसीईआरटी के ऊपर। और जो बीपीएससी अपना जो सिविल सर्विसेज होता है उसमें से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं एक आध वो उठा लेता है, अन्यथा 95% जो है एनसीईआरटी पर डिपेंड करता है। और इसके साथ जो जूनियर में जिसका मैथ साइंस है और टीजीटी में 80 नंबर का जो साइंस है उसमें भी आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा ये, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी आपको पढ़ना कितना ज्यादा नेसेसरी है। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो होने वाला है क्लास 7 की एनसीईआरटी, और क्लास 7 की एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है? प्राणियों में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है क्लास 7 की 2 एनसीईआरटी है, एक पुरानी वाली है और एक नई वाली है। तो फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पुरानी वाली। जैसे ही पुरानी वाली कंप्लीट हो जाएगा, जो भी टॉपिक छूटा रहेगा या जो एक्स्ट्रा कंटेंट होगा नई वाली एनसीईआरटी में उसको भी हम लोग अलग से वीडियो लेक्चर में पढ़ लेंगे। मैं पुरानी वाली इसलिए रिकमेंड कर रहा क्योंकि इसमें से ज्यादा फैक्ट इस वाली बुक में दिया गया है। तो कहीं ना कहीं टीआरई 1, 2, 3 में इस वाली बुक से क्वेश्चन बने हैं तो टीआरई 4 में भी इससे बनेंगे, क्योंकि पुरानी वाली बुक में कंटेंट ज्यादा है। आपको पता होगा एनसीईआरटी जब भी नया एडिशन लाता है तो हमेशा कुछ न कुछ कटौती करता है। तो चैप्टर क्लास 7 में चैप्टर 2 होने वाला है प्राणियों में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। देखो इसमें एसर्शन रीजन टाइप के भी क्वेश्चन होंगे और टोटल इस सेशन में 20 क्वेश्चन होंगे। आपका 20 में से कितना स्कोर हुआ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जैसा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप लोग टीआरई 4 के जो भी एस्पिरेंट है, आपके फ्रेंड हो या ग्रुप हो, उसमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में हाइप वाला ऑप्शन आता है, तो उस हाइप वाले ऑप्शन से मुझे पॉइंट दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि वीडियो का रीच बढ़ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, उनमें व्यूज अच्छे खासे जाते हैं। मैं भी अगर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा तो कहीं ना कहीं मेरा भी मोटिव है कि मेरा भी जो चैनल थोड़ा ग्रो करे, उस पर व्यू जाए। तो अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है, तो बहुत से लोग क्या होते हैं कि वीडियो देखते हैं, प्रॉपर 50% लोग सब्सक्राइब नहीं किए रहते हैं। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टीआरई 4 के लिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो अनसब्सक्राइब कर देना। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को वॉच किया करिए, और जो भी आपका फीडबैक रहता है या तो जो आपका सुझाव रहता है प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे। अगर वीडियो पसंद आती है तो रेगुलरली वॉच करिए, क्योंकि अब मैं पहले की तरह नहीं कि जो सेशन शुरू होता था 2, 4, 5 दिन, फिर बीच में ब्रेक डाउन हो जाता था। इधर भी 4, 5 दिन नहीं चला था होली की वजह से। अब जो सेशन है कंटिन्यू चलेगा और इसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। तो जितने भी लोग नए हैं, पुराने वीडियो जैसे क्लास 6 की एनसीईआरटी हमने कवर अप किया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, जैसे मैं आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि जैसे क्लास 6 कंप्लीट होगा उस क्लास 6 का सारा पीडीएफ को एक साथ कंपाइल करके दे दूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आज का भी जो बोर्ड पीडीएफ है टेलीग्राम पर मिलेगा। तो बिना समय को वेस्ट किए हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य के दांत भोजन को काटने, फाड़ने और पीसने के लिए अनुकूलित होते हैं। कथन बिल्कुल सही है। कारण, मनुष्य सर्वाहारी है, ओमनीवरस है। देखिए ये बीपीएससी जो प्राइमरी में टीआरई 1 हुआ था उसमें पूछा गया था। मनुष्य सर्वाहारी है इसलिए उसके दांतों के प्रकार अलग अलग होते हैं। कारण भी सही है, कथन और कारण दोनों सही है। तो इसका जो फिलहाल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए एनसीईआरटी में कहां से पूछा गया था, यहां से पूछा गया था। आपको पता होगा हमारा जो दांत है 4 भागों में बटा रहता है, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक।
इंसीजर, केनिन, प्रीमोलर और मोलर। अब इनकी संख्या कितनी होती है? जो कृंतक यानी कि इंसीजर होता है, इंसीजर, तो देखोगे निचले वाले जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है, 1 2 3 4। तो 4 निचले वाले जबड़े में और 4 ऊपर वाले जबड़े में, तो कृंतक की संख्या जो है 4 नीचे प्लस 4 ऊपर बराबर इनकी संख्या टोटल 8 होती है। इसी तरह केनाइन, केनाइन की संख्या एक जो होता है 2 नीचे होता है और 2 ऊपर होता है, रदनक यानी कि 2 नीचे वाले जबड़े में प्लस 2 ऊपर वाले जबड़े में, इनकी संख्या 4 होती है। प्रीमोलर अग्रचवर्णक, तो नीचे इनकी संख्या 4 होती है और ऊपर इनकी संख्या 4 होती है, नीचे वाले जबड़े और ऊपर वाले जबड़े में, तो 4 नीचे प्लस 4 ऊपर, इस तरह से इनकी संख्या 8 होती है। प्रीमोलर और चवर्णक जो मोलक है, इनकी संख्या जो नीचे 6 होती है और ऊपर वाले जबड़े में 6, तो 6 प्लस 6 12 होती है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लस 6 बराबर 12। तो देख लो कितना टोटल संख्या हो गया हमारे दांतों का, 8 4 12, 12 8 20, 20 और 12 32, इस तरह से टोटल 32 दांत पाए जाते हैं। ठीक, और एनसीईआरटी क्या कह रही? हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न है, इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इन सभी के कार्य क्या है? जो कृंतक होता है यानी कि इंसीजर्स होते हैं, इनका मेन कार्य होता है भोजन को पकड़ना। तो 4 नीचे वाले जबड़े में, 4 ऊपर वाले जबड़े में इनका कार्य होता है भोजन को पकड़ना, और भोजन को पकड़ना मीन्स भोजन को काटना। फिर इसके पीछे वाले जो 2 होते हैं, 2 निचले वाले जबड़े में, 2 ऊपर वाले जबड़े में, टोटल संख्या 8। इनका जो मुख्य कार्य होता है भोजन को फाड़ना, भोजन को फाड़ना। और फिर जो प्रीमोलर और मोलर अग्रचवर्णक चवर्णक, इन सभी दोनों का कार्य क्या होता है? भोजन को पीसना। तो आगे वाला जो 4 दांत है वो भोजन को पकड़ेगा, फाड़ेगा, और सॉरी, ये भोजन को काटेगा और पकड़ेगा। जो इसके पीछे रदनक होता है, रदनक कार्य भोजन को फाड़ना। प्रीमोलर और मोलर, इनका कार्य है भोजन को पीसना यानी कि चबाना। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर था ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर देखिए कुछ फैक्ट दिया गया है दांत के बारे में। आपको पता है कि हमारे मनुष्य में जो दांतों की संख्या होती है 32 होती है, परंतु शैशवा काल में, इन्फेंसी एज में, जब जो दूध के दांत होते हैं, तो दूध के दांत केवल बच्चों में होते हैं, टोटल इनकी संख्या 20 होती है। तो दूध के दांत की संख्या 20 होती है, और दूध के दांत के बाद जो परमानेंट टीथ आते हैं यानी कि स्थायी दांत जो आते हैं, इनकी संख्या 32 होती है। तो इस तरह से एक मनुष्य में पूरे जीवन काल में 32 प्लस 20 52 दांत होते हैं। तो एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में उसके शरीर में 52 दांत पाए जाते हैं। देखिए, क्या आपको याद है कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशवा काल, इन्फेंसी एज में निकलता है, तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो दूध के दांत होते हैं 8 वर्ष की आयु तक लगभग सभी दांत गिर जाते हैं। कितने वर्ष की आयु तक? 8 वर्ष की आयु तक। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं, जिन्हें परमानेंट टीथ या स्थायी दांत कहते हैं। तो दूध के दांत की संख्या होती है 20 और परमानेंट टीथ की संख्या होती है 32। तो टोटल दांतों की संख्या 52 होती है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं। जो परमानेंट टीथ होता है ये भी वृद्धावस्था के समय झड़ने लगते हैं। अगला प्रश्न, भोजन को सरल घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भोजन को घुलनशील सरल पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को खाना, जैसे हम भोजन खा रहे हैं तो उसको भोजन का अंतर्ग्रहण कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर ले जा रहे हैं। और शोषण मतलब पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करना, जैसे कि जो विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, उसको ब्लड में एब्जॉर्ब करना और शोषण कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। एनसीईआरटी में कहां से पूछा गया था? देखिए, कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं,
अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, इसका हम लोग डायरेक्ट पाचन नहीं कर सकते, इसलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते, फिर उसके बाद हमारे ब्लड में वो एब्जॉर्ब होता है। अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। तो पाचन में क्या होता है, जटिल पदार्थ जो होते हैं उसको सरल पदार्थ में तोड़ना। जैसे कि हम लोगों का जटिल पदार्थ क्या हो गया, स्टार्च हो गया। स्टार्च एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जटिल पदार्थ है। ये होता है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड है। तो हमारी बॉडी जो है पॉलीसैकेराइड फॉर्म में, पॉलीसैकेराइड भी क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये पॉलीसैकेराइड वाले कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। हमारी बॉडी जो होती है सरल कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करती है। तो स्टार्च को जैसे सरल पदार्थ, तो सरल पदार्थ में तोड़ना मतलब कि ग्लूकोज, ग्लूकोज सरल पदार्थ हो गया। ग्लूकोज जो हम लोगों का है मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड। तो जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। और हमारी बॉडी जो है ग्लूकोज हो गया, इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, सरल कार्बोहाइड्रेट है, परंतु जटिल कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, इसलिए जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, कथन, अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होता है। बिल्कुल, अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होता है। कैसे होता है अभी बता रहा। तो कथन सही है। कारण, अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम का स्राव करता है। तो आप सभी को पता है स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि पेप्सिन, रेनिन कहाँ पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है। पेप्सिन और रेनिन स्टमक में पाया जाता है। पेप्सिन का कार्य क्या होता है, पेप्सिन जो होता है हम लोगों का जो प्रोटीन है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, पेप्टाइड में। और जो अमाशय में रेनिन पाया जाता है, रेनिन जो होता है मिल्क का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है, मिल्क का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो हमारा स्टमक है इसमें HCl पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है और साथ ही साथ म्यूकस भी पाया जाता है। म्यूकस भी पाया जाता है। म्यूकस क्या करता है, जो हमारी अमाशय का आंतरिक भित्ति है उसको जलने से बचाता है, क्योंकि हमारे अमाशय में HCl पाया जाता है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो हमारी अमाशय की दीवारों को जला देगा। तो उस अमाशय की दीवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए म्यूकस पाया जाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है और रेनिन मिल्क के डाइजेशन में सहायता करता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, इसलिए दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। एनसीईआरटी में कहां से पूछा गया है, एनसीईआरटी में देखिए क्या कह रहा, अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है। अमाशय की आकृति कैसी होती है, जे नुमा होती है। जैसे कि आप लोग यहाँ इमेज में देखिए, अमाशय का जो शेप है लगभग जे नुमा आकृति की होती है। तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। जो अमाशय होता है आहार नाल का सबसे ज्यादा चौड़ा भाग होता है। यह एक और ग्रसिका आइसोफेगस, जो यहाँ पर ग्रसिका यानी कि ग्रास नली है, आइसोफेगस से जुड़ा रहता है। स्टमक, यहाँ पर स्टमक जो है आइसोफेगस से जुड़ा हुआ है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। अमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्मल यानी कि म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा पाचक रस पेप्सिन, रेनिन स्रावित करता है। श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि आपको पता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हमारी स्किन को जला देगा अमाशय की, तो उसकी सुरक्षा जो करता है म्यूकस करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है।
पाचक रस, जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन बदलता है, पेप्सिन, और रेनिन मिल्क का डाइजेशन करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस बनाता है? तो जो पित्त रस का फॉर्मेशन करता है लीवर, और ये जो स्टोर होता है पित्ताशय गाल ब्लेडर में, तो स्टोर कहां पर होता है? जो पित्त रस स्टोर होगा गाल ब्लेडर में, इसका जो फॉर्मेशन होगा यकृत में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी क्या कह रही, यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। यह पित्त रस का स्रावित करती है, यानी कि पित्तरस का निर्माण करती है, और यह एक थैले में संग्रहित होता है। उस थैले को क्या बोलते हैं, पित्ताशय। तो पित्त रस का निर्माण होगा लीवर द्वारा, यह स्टोर होगा पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर में। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पित्त रस क्या करती है, वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि आपको पता होगा जो वसा होता है, वसा को जल के साथ छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य कौन करता है, पित्ताशय करता है, यानी कि पित्त रस करता है। पित्त रस क्या करता है, वसा को जल के साथ मिलाकर छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। इसे बोलते हैं वसा का पायसीकरण या तो इमल्सिफिकेशन। अगला प्रश्न, छोटी आंत में पाचन तथा अवशोषण दोनों होते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। छोटी आंत की दीवार में असंख्य विली होते हैं, यानी कि न्यूमरस विली। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। न्यूमरस मतलब बहुत ज्यादा संख्या में विली पाई जाती है। कथन और कारण दोनों सही है। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी में कहां से पूछा गया है और इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में देखते हैं। जैसे कि देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रहा, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर स्मॉल इंटेस्टाइन की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर या तो विल्ली कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु सतह क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अब देखिए, ये विली यानी कि दीर्घरोम होता क्या है, जैसे कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसमें इस प्रकार से विली पाई जाती है। इस तरह से अंगुली के नुमा संरचनाएं होती है। अब इनके होने से फायदा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा भोजन है, भोजन जब आगे जाएगा तो विली की होने की वजह से अंगुली नुमा संरचनाएं होती है, और इन सभी जो विली है इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। अब इसमें क्या, जब भोजन यहाँ से होके जाएगा तो इसका सतह क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, अवशोषण का सतह क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्योंकि भोजन के पाचन के बाद जो भी विटामिन मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होंगे, ब्लड में घुलेंगे, और फिर ब्लड जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगी। तो ब्लड में कैसे घुलेंगे, जो विली वाली संरचना है यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा होता है और यहाँ पर ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो जब पचा हुआ फूड यहाँ से जाएगा फिर एब्जॉर्ब किया जाएगा और जो अवशेष है उसको आगे भेज दिया जाएगा। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण, यानी कि भोजन के डाइजेशन के बाद जो भी विटामिन है, मिनरल्स है, खनिज लवण है, अवशोषण होने के बाद इनका स्थानांतरण यानी कि पूरे बॉडी में रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। वहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण या एजिमिलेशन कहते हैं। स्वांगीकरण या एजिमिलेशन होता क्या है, जब भोजन का डाइजेशन हो गया, हमने उस भोजन को एब्जॉर्ब कर लिया, अब स्वांगीकरण के माध्यम से वो हमारी बॉडी ग्रोथ में कार्य करेगा, मसल्स का निर्माण करेगा, टिश्यूज को रिपेयर करेगा। जितने भी बॉडी में फंक्शन होते हैं सभी फंक्शन को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एजिमिलेशन यानी कि एब्जॉर्प्शन के बाद मिलेगा।
मनुष्य में दांतों की कुल संख्या वयस्क में कितनी होती है? तो मैंने अभी आपको बताया पिछले वाले क्वेश्चन में, वयस्क अवस्था में मनुष्य में दांतों की संख्या जो होती है 32 होती है और इन्फेंसी एज में शैशवावस्था में 20 होती है। तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत पाए जाते हैं, वयस्क में 32 और शैशवावस्था में 20 दांत। तो इसका जो सही आंसर फिलहाल पूछा गया है कि मनुष्य में तो 32। अब देखिए मैंने फिर से बताया था, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। जो कृंतक होता है इंसीजर्स, 4 निचले वाले जबड़े में, 4 ऊपर वाले जबड़े में, 4 + 4 इनकी संख्या 8 होती है। और केनाइन, केनाइन जो होते हैं 2 निचले वाले जबड़े में, 2 ऊपरे वाले जबड़े में, इनका मेन कार्य होता है भोजन को फाड़ना। तो 2 + 2 = 4, इनका जो कार्य होता है भोजन को पकड़ना और काटना। अग्रचवर्णक, प्रीमोलर, मोरल, इन दोनों का कार्य होता है भोजन को पीसना। तो इनका जो संख्या होता है 4 + 4 = 8। और चवर्णक की संख्या होती है 6 + 6 = 12। इस तरह से टोटल काउंट करो, 12, 8, 20, 20, 4, 24, 8, 32 दांत पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कथन, जुगाली करने वाले प्राणी सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। बिल्कुल, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं सेल्यूलोज को पचा लेते हैं। जो सेल्यूलोज है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है घास वगैरह में, पेड़ पौधों की पत्तियों में प्रचुर मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है। और जो हमारे गाय भैंस होते हैं इस सेल्यूलोज का पाचन कर लेते हैं। इनके पेट में सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। तो जो सेल्यूलोज का पाचन होता है एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया द्वारा होता है, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं सेल्यूलोलेटिक बैक्टीरिया। तो सेल्यूलोज का पाचन कौन करता है? एक बैक्टीरिया करता है, इसको बोलते हैं सेल्यूलोलिटिक। सेल्यूलोलिटिक बैक्टीरिया द्वारा सेल्यूलोज का पाचन होता है। कौन से बैक्टीरिया द्वारा? सेल्यूलोलिटिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए या तो नोट कर लीजिए। सेलुलोज का पाचन सेल्यूलोलिटिक बैक्टीरिया द्वारा होता है। टीआरई 1, 2, 3 में नहीं पूछा गया है। अगर टीआरई 4 में क्वेश्चन का लेवल हार्ड करेगा तो ये अवश्य पूछ लेगा, क्योंकि सभी को पता है सेलुलोज का पाचन एक प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा होता है, परंतु कौन सा बैक्टीरिया होता है? सेल्यूलोलिटिक बैक्टीरिया द्वारा सेलुलोज का पाचन किया जाता है। तो इसमें क्या है, कथन और कारण दोनों सही है। ये दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है। एनसीईआरटी में कहां से पूछा गया है? देखिए एनसीईआरटी क्या कह रहा, क्या आपने गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा न रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय में एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन कहलाता है। जैसे आप लोग देखोगे जो गाय भैंस होते हैं बहुत जल्दी जल्दी भोजन को खाते हैं। भोजन को क्या है कि थोड़ा सा चबाएंगे फिर एक तरीके से वो निगल लेंगे। तो भोजन को खाते समय पूर्ण रूप से उसको चबाएंगे नहीं, तुरंत निगल के कहा ले चले जाएंगे? इस वाले एरिया में, इसको बोलते हैं रूमेन। एनसीईआरटी भी वही कह रहा, जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, यह भाग रूमेन कहलाता है। रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा रहता है। जो जानवर जुगाली करते हैं ऐसे जानवरों को रूमिनेंट बोला जाता है। तो जो रूमिनेंट जानवर होते हैं, रूमिनेंट जानवर में कौन सा? गाय आ गया, भैंस आ गया, हम लोगों का बकरी भी आएगा। रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। रूमेन में यानी कि जो डायरेक्ट भोजन निगल लिया गया है इसमें भोजन का आंशिक पाचन होगा, पूर्ण पाचन नहीं होगा, जिसे जुगाल कंड कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है। जैसे जल्दी जल्दी भोजन को निगल गया, निगल के भोजन को रूमेन में ले गया, रूमेन में भोजन का पूर्ण पाचन नहीं हुआ। अब जंतु क्या करेगा? जो रूमिनेंट जंतु है उस भोजन को थोड़े थोड़े करके दोबारा से मुख में लाएंगे। दोबारा से क्या करेंगे? बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिससे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन, जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। तो आप देखिए एक बार में समझिए, जो रूमिनेंट जंतु होते हैं
वो क्या करेंगे, डायरेक्ट भोजन को धीरे धीरे जल्दी जल्दी चबा कर तुरंत निगल लेंगे। निगलने के बाद भोजन कहाँ जाएगा, रुमेन में। इसको याद रखो, निगलने के बाद भोजन रुमेन में जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोमंथी जानवरों में प्रथम रूप से भोजन कहाँ पर स्टोर होता है, तो बहुत से लोग बोलेंगे अमाशय में, परंतु अमाशय उसको नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं रुमेन। यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होगा। फिर भोजन छोटे छोटे पैकेटों में यानी कि छोटे छोटे पिंडों के रूप में दोबारा से इसके द्वारा मुख में आएगा, फिर वहां पर जुगाली करेगा, फिर भोजन का पूर्ण पाचन होगा, फिर दोबारा से अंदर जाएगा। इन सभी जंतुओं को क्या बोलते हैं, रूमिनेंट अथवा रोमंथी। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, आप सभी को पता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, जैसे कि जानवरों में घोड़ा हो गया, खरगोश हो गया, हिरन हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, इसके साथ गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सभी रोमंथी होते हैं। आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एवं लार्ज इंटेस्टाइन के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, अंधनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच एक संरचना होती है, जैसे अंधनाल कहते हैं। और ये अंधनाल कौन से जानवरों में पाया जाएगा, रोमंथी जानवरों में पाया जाएगा, सभी जानवरों में नहीं। जो जुगाली करते हैं केवल उन्हीं में पाया जाएगा। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा, वो जीवाणु कौन से होते हैं, सेलुलोलिटिक बैक्टीरिया। केवल सेलुलोलिटिक बैक्टीरिया ही सेलुलोज का पाचन करेगा, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। तो हमारे जो मनुष्य होते हैं, हमारे अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में कोई थैलेनुमा संरचना नहीं पाई जाती है, यानी कि मनुष्यों में स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में कोई भी अंधनाल नहीं पाया जाता है। और अंधनाल न पाने की वजह से हमारे अंदर सेलुलोलिटिक बैक्टीरिया नहीं होते हैं, इसलिए हम सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न, भोजन को अमाशय तक पहुंचाने वाला अंग कौन सा है। तो भोजन को अमाशय तक पहुंचाने वाला अंग जो होता है, ग्रास नली आइसोफेगस होता है। आइसोफेगस। आप यहाँ पे देखिए इमेज में, जैसे कि हमारा बक्कल कैविटी है, यहाँ से हमने भोजन को खाया और भोजन को मुंह से स्टमक तक पहुंचाने का कार्य करता है ग्रास नली यानी कि आइसोफेगस। अगला प्रश्न, कथन लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में बदलना प्रारंभ करता है। बिल्कुल, लार में एमाइलेज एंजाइम होता है, कथन सही है, कारण एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में बदलता है। तो जो एमाइलेज होता है, स्टार्च एक प्रकार का क्या है, पॉलीसैकेराइड है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को पाचन के दौरान सरल पदार्थों में तोड़ा जाएगा। तो जो एमाइलेज है, स्टार्च को शर्करा यानी कि ग्लूकोज में तोड़ देता है, किसमें, ग्लूकोज में तोड़ देगा। तो दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इस वीडियो को किसी दोस्त या फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा और उनको रिकमेंड करिए कि एक बार वीडियो को पूरा वॉच करें, उनको वीडियो कैसा लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा, आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, चैनल सब्सक्राइब भी किए हैं तो अनसब्सक्राइब करके चले जाइए। अगर हमारे इस चैनल से आपको कोई भी वैल्यूएबल फीडबैक नहीं मिल रहा आपके सिलेक्शन वाली जर्नी में, अगर आपके सिलेक्शन वाली जर्नी में फीडबैक मिलता है तो प्लीज अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी थोड़ा सा कोशिश करिए कि कैसे वीडियो का रीच बढ़े। देखिए, मेरे अंदर भी मोटिवेशन कब आएगा, जब वीडियो थोड़ा व्यूज अच्छे जाएंगे तो मेरे अंदर भी मोटिवेशन आएगा। जब मैं मोटिवेटेड रहूंगा तो आप लोगों को एकदम जबरदस्त कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लिमिटेड सोर्सेज को पढ़ के कम एफर्ट में स्ट्रेटेजिक वे में TRE4 में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सको। इस भ्रम में आप बिल्कुल मत रहिए कि मैं रोज यूट्यूब पे लंबे लंबे मैराथन देख रहा, डेली कभी इस टीचर का कभी उस टीचर का PYQ सेशन देख रहा। मतलब पढ़ने को तो आप 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे हो, परंतु वो पढ़ाई है कि स्ट्रेटेजिक वे में नहीं है। दिन भर आपका पढ़ाई का आधा से ज्यादा समय 70-80% केवल यूट्यूब पर PYQ GK GS सब्जेक्ट का देखने जा रहा, नहीं होगा सिलेक्शन। हो जाएगा भी तो ऐसे बहुत सारे लोगों में से बहुत कम लोगों को होगा जो यूट्यूब के थ्रू मैराथन प्रैक्टिस सेट वगैरह देख के सिलेक्शन ले लें। सिलेक्शन के लिए PYQ
सिलेबस एक स्ट्रेटेजिक वे में, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ सिलेक्शन लेना पड़ता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, न केवल यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 की बात हो रही। अगला प्रश्न, भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? तो भोजन का जो अवशोषण होता है मुख्यतः छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में विली पाई जाती है। विली अंगुली की नुमा संरचनाएं होती हैं जहां पर सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और विली में अवशोषण इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि विली में जो हम लोगों का बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा है, तो जब पचा हुआ भोजन यहाँ से जाएगा तो उसका अवशोषण होकर ब्लड में जाएगा, और फिर ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, और हमारी बॉडी का ग्रोथ होगा, टिश्यूज का रिपेयर होगा, सब कुछ होगा जो एक बॉडी को सर्वाइव करने के लिए चाहिए। अगला प्रश्न, अमीबा में पोषण होलोजोइक प्रकार का होता है। देखिए ये होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक पोषण का एक प्रकार है। होलोजोइक पोषण उन जंतुओं में पाया जाता है जो भोजन को चबाते या खाते नहीं, डायरेक्ट भोजन को निगल जाते हैं। तो भोजन को कौन निगलता है? जैसे कि अजगर हो गया, अजगर हो गया भोजन को निगल जाएगा, स्नेक हो गया, पाइथन, स्नेक, ये सभी क्या करते हैं, आप देखोगे भोजन को चबाते नहीं, डायरेक्ट जो इनका भोजन रहता है उसको निगल ले जाएंगे, अपने शरीर के अंदर ले जाएंगे। तो इस तरह के पोषण की विधि को, जो डायरेक्ट भोजन को खड़े निगल ले, उस पोषण की विधि को बोलते हैं होलोजोइक। और अमीबा भी होलोजोइक प्रकार का पोषण करता है। अब ये होलोजोइक अमीबा कैसे करता है मैं अभी बता रहा, तो कथन तो बिल्कुल सही है, अमीबा भी होलोजोइक प्रकार से पोषण करता है, डायरेक्ट भोजन को निगल लेगा। अमीबा भोजन को छद्मपाद स्यूडोपोडिया से घेरता है। कथन और कारण दोनों सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा ए। अब देखिए ये होता क्या है, जैसे कि अमीबा में स्यूडोपोडिया द्वारा होता है, आपको पता होगा अमीबा के बारे में, अमीबा जलाशयों में पाया जाता है, और अमीबा एक कोष की होता है। अमीबा कैसा होता है? एक कोष की। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। आपको पढ़ा होगा बचपन से, यानी कि क्लास 6 7 से पढ़ते आए होंगे कि अमीबा की आकृति लगातार बदलती रहती है, फिक्स नहीं होती है। जैसे कि मान के चलो कि मैं यहाँ पर अमीबा हूँ और मेरे सामने ये भोजन है, तो इस भोजन को मैं कैसे करूंगा? मेरे पास मुख नहीं, हाथ पैर नहीं है, तो अमीबा क्या करेगा, जैसे जो भोजन है और जो अमीबा का शरीर है धीरे धीरे एक प्रवर्ध निकालेगा, अपनी आकृति को फैलाएगा, ऐसे ऐसे निकालेगा, और जो सामने भोजन है जाके धीरे धीरे भोजन को पकड़ लेगा। भोजन को पकड़ लेगा, जो सामने अमीबा के भोजन है, अब उस भोजन को पकड़ लिया, उस भोजन को पकड़ने के बाद बनाएगा फूड वैक्यूल, खाद्य रिक्तिका या खाद्य रसधानी बनाएगा। फिर उसमें से कुछ अपनी बॉडी से पाचक एंजाइम निकालेगा, उस पाचक एंजाइम द्वारा भोजन का पाचन होगा, फिर उस भोजन को अवशोषित कर लेगा। तो आपने देखा अमीबा ने भोजन को खाया नहीं, डायरेक्ट अपने शरीर से प्रवर्ध निकाला, धीरे धीरे अपने शरीर को फैलाया, और जो सामने भोजन था उस भोजन को पकड़ लिया, यानी क्या किया, उस भोजन को निगल लिया। तो पोषण की कौन सी विधि अमीबा में होगी? होलोजोइक विधि, यानी कि पोषण को या भोजन को निगल लेगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर भोजन है, यहाँ पर भोजन था तो धीरे धीरे चल के आया होगा, यहाँ पर अपने प्रवर्ध को निकालेगा, प्रवर्ध को निकालने के बाद इस भोजन को पकड़ लेगा, इसको बोलते हैं छद्मपाद या तो स्यूडोपोडिया बोलते हैं। अभी तो कथन और कारण दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और जो इसका पादाप यानी कि स्यूडोपोडिया होता है, इसी के द्वारा यह चलता भी यानी कि गति प्रदान करता है तथा भोजन को पकड़ता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाप विकसित करता है, जिसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ तो उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं, खाद्य धानी में ही पाचक एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुड़ज के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दांत भोजन को पीसने का कार्य करता है? तो मैंने बार बार बताया, भोजन को पीसने का जो कार्य करता है प्रीमोलर्स और मोलर्स, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।
जो कृंतक है, इंसीजर्स होते हैं, ये भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं और काटने का। रदनक जो है यह भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता। जी बिल्कुल, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। बड़ी आंत जल के अवशोषण का कार्य करता है। एनसीईआरटी में कहाँ से पूछा गया है? क्षुद्रांत, सॉरी, बृहदांत्र, हिंदी भी पढ़ने में तकलीफ हो रहा। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की अपेक्षा चौड़ी एवं जो लार्ज इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। कितनी मीटर? 1.5 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कभी कभी लंबाई पूछा जाता है इंटेस्टाइन का। इसका मुख्य कार्य जो है जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना। तो कथन और कारण दोनों सही है। अगला प्रश्न, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है फूड वैक्यूल में होता है। जैसे अमीबा की आकृति लगातार बदलती रहती है। अमीबा जब सामने भोजन दिखेगा तो अपने प्रवर्ध को अंगुली नुमा संरचनाएं निकालेगा, सामने वाले भोजन को पकड़ लेगा। उस भोजन को पकड़ने के बाद बनाएगा फूड वैक्यूल, यानी कि भोजन रिक्तिका बनाएगा। फिर उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा। उस डाइजेस्टिव एंजाइम द्वारा भोजन का पाचन होगा। पाचित भोजन को वो अवशोषित करेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सही है कथन। कारण, यह पित्त रस का निर्माण करता है और पित्त रस स्टोर होता है पित्ताशय गाल ब्लेडर में। तो कथन और कारण दोनों सही है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है, यानी कि पित्त रस का निर्माण करती है और पित्त रस स्टोर होता है गाल ब्लैडर पित्ताशय में। जुगाली करने वाले प्राणियों में भोजन पहले कहाँ जमा होता है? तो जुगाली करने वाले प्राणियों में भोजन पहले जमा होता है रुमेन में। जो लोग अच्छे से नहीं पढ़े होंगे उनको लगेगा कि किसी भी जानवर में जो भोजन कहाँ पर जाएगा, पेट यानी कि स्टमक में जाएगा। जी नहीं, जो रोमंथी जानवर होते हैं उनमें जो भोजन सबसे पहले जाता है रुमेन में। यहाँ पर आंशिक पाचन होगा। फिर उस भोजन को छोटे छोटे पिंड या छोटे छोटे पैकेटों के रूप में दोबारा से अपने मुख में ले जाएंगे। फिर जुगाली के द्वारा उसका पाचन करेंगे, दोबारा से वो भोजन अंदर जाएगा। पहले भोजन रुमेन में जाता है। यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए, मैंने इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन था वहां पर डिटेल में बताया था। जीभ स्वाद पहचानने में सहायक होती है। जी बिल्कुल सही है। जीभ से ही हमको टेस्ट पता चलता है, खट्टा मीठा कड़वा नमकीन। जीभ भोजन को लार के साथ मिलाती है। जी बिल्कुल, जो जीभ है भोजन को लार के साथ मिलाती है। तो कथन और कारण दोनों सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है? जो स्टार्च क्या है? एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड है। तो पॉलीसैकेराइड हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो इसलिए स्टार्च को सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ना पड़ेगा। तो इस स्टार्च को सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ने का कार्य कौन करता है? एमाइलेज करता है। एमाइलेज एंजाइम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। किसमें? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। और जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन पाया जाएगा हम लोगों का अग्नाशय में, पेनक्रियाज में पाया जाता है। कहां पर? पेनक्रियाज में पाया जाता है। अब ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है। तो पेप्सिन ने जो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदला है, अब यही ट्रिप्सिन क्या करेगा? पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। अमीनो एसिड। और ये आपके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए। ट्रिप्सिन पाया जाता है अग्नाशय पेनक्रियाज में। पेप्सिन पाया जाता है स्टमक में। पेप्सिन स्टमक में पाया जाता है। और एमाइलेज इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसका जो सही आंसर होगा ए। कथन, पित्त वसा के पाचन में सहायक होता है। जी बिल्कुल, जो वसा के पाचन में पित्त रस सहायक होता है। पित्त वसा का इमल्सीकरण करता है। कथन और कारण दोनों सही है।
जैसा कि आपको पता है जो पित्तरस क्या कार्य करता है, जो वसा होता है, फैटी एसिड होता है, जो पित्तरस वसा को जल के अणुओं के साथ छोटे-छोटे बूंदों यानी कि छोटे-छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है। इसे बोलते हैं वसा का पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन। तो पित्तरस क्या करता है, वसा को जल के साथ छोटे-छोटे अणुओं में तोड़ देता है। इसे बोलते हैं वसा का पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पोषण की प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो डाइजेशन। तो देखिए, पोषण मतलब जिससे हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो पाचन के बाद हमारी बॉडी जो विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, फैटी एसिड हो गया, सभी को एब्जॉर्ब करेगा। प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा भी पोषण होता है पौधों में, जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस द्वारा। परंतु पोषण की प्रक्रिया, देखिए इसका जो अंतर्ग्रहण पोषण की प्रक्रिया का चरण नहीं है। देखिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर निकलेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ऑप्शन। देखिए अब यहाँ पर बोला है पोषण की प्रक्रिया का चरण, विच इज नॉट अ स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए जो न्यूट्रिशन होता है पाचन द्वारा भी मिलता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अंतर्ग्रहण द्वारा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। इसका इंग्लिश मीनिंग समझेंगे तो आपको समझ आएगा। न्यूट्रिशन जो है अंतर्ग्रहण द्वारा नहीं मिलेगा, क्योंकि अंतर्ग्रहण में केवल भोजन को खाया जाता है, इससे न्यूट्रिशन नहीं। न्यूट्रिशन मिलेगा पाचन के बाद मिलेगा और प्रकाश संश्लेषण के बाद मिलेगा। अंतर्ग्रहण इंजेशन केवल एक प्रकार का प्रोसेस है भोजन को खाने का, भोजन को अंदर ले जाने का। तो गलत, तो इसका जो सही आंसर है ए, गलत वाला जो है वही सही आंसर है। आंसर ए इसका करेक्ट है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किया। आपका 20 में से कितना स्कोर हुआ कमेंट करके जरूर बताइए। 20 में से कितना स्कोर हुआ कमेंट करके बताइए। और प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक हाइप वाला ऑप्शन होगा, आप वहां से इस वीडियो को हाइप करके पॉइंट जरूर दीजिए। इससे क्या होता है, वीडियो का रीच बढ़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी तरह मेरे पास भी बहुत ज्यादा समय नहीं है, कम समय में आप लोगों को वैल्यूएबल और ऑथेंटिक एंड यूजफुल कंटेंट दूंगा, जिसको बिना पढ़े भी आप सिलेक्शन पा सकते हो। परंतु अगर जो मैं कंटेंट दूंगा अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको सिलेक्शन की जर्नी और आसान हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास भी बीपीएससी टीआरई एग्जाम के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने इसको एकदम अच्छे से एनालिसिस किया है, कहाँ से किस प्रकार का जीएस सेक्शन में, सब्जेक्ट वाले सेक्शन में क्या स्टैंडर्ड रहता है, क्वेश्चन किस प्रकार से सेट करता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो भी मैं क्वेश्चन सेट कर रहा, आपको पता है ये सभी क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया नहीं है, इन सभी क्वेश्चन को सेट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो कहीं न कहीं एक प्रकार की एक्सपर्टीज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, जो मैं आप सभी के सामने रिप्रेजेंट कर रहा। आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, टीआरई 4 के दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हाइप वाला पॉइंट भी दे दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना मैं चीज इसलिए बोल रहा क्योंकि जब वीडियो पे रीच आती है तो मेरे भी पास मोटिवेशन आती है। जब मेरे पास मोटिवेशन रहेगा तभी मैं आप लोगों को बढ़िया वैल्यूएबल कंटेंट दे पाऊंगा। बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स हैं, अगर नो डाउट अगर मुझसे बढ़िया पढ़ा रहे होंगे, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे तो आप वहां से पढ़िए। अगर मेरा भी लग रहा बढ़िया तो कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं और मेरे साथ चैनल से जुड़ भी सकते हैं। साइंस के लिए आगे मैं प्लान करूंगा कि आप लोगों को मैथ्स भी पढ़ाऊं, साथ ही साथ जीएस के जो अदर सब्जेक्ट है वो भी आपका कवर अप करा दूं। टीआरई 4 का एग्जाम अभी काफी दूर है, इतना भी दूर नहीं है कि आप एकदम रिलैक्स हो जाओ। अच्छे मन से डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करो, एक सीट आपका कंफर्म हो जाएगा। और मेरा पढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। देखो यूट्यूब से बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि अर्निंग आ गया, बहुत व्यूज जा रहे हैं, 10,000 20,000 50,000 व्यूज जा रहा है, डॉलर में इनकम बन रहा है, कुछ नहीं। आप लोगों को कुछ वीडियो पहुंचा देते हो 10,000 व्यूज पे, कुछ वीडियो को 1500 2000, तो बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं है। परंतु मुझे पढ़ाने का शौक है, देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो कुछ अच्छा ही होगा। फिर से मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मॉक टेस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।